तो चलते हैं उस सीन पर जब शेंदाई और जू मोयू अपनी पहली नाइट स्पेंड करके जागे। जब सुबह हुई, शेंदाई की आंख खुलते ही जू मोयू भी जाग गया। तभी बेडरूम के दरवाजे पर नॉक हुआ। जू मोयू के ब्रॉ में लाइन सी पड़ गई। उसका रूटीन बहुत स्ट्रिक्ट था। वो कभी डिस्टर्ब नहीं होता था जब तक कोई इमरजेंसी ना हो। और आज ये पहली रात थी जब शेंदाई वापस उसके साथ था। तो कोई हिम्मत कैसे कर सकता था ये टाइमिंग तोड़ने की? जू मोयू ने इरिटेट होकर पूछा, क्या बात है? दरवाजे के उस पार से अंकल हैंक की रिस्पेक्टफुल आवाज आई, मास्टर, बड़े मास्टर और मैडम आए हैं, जल्दी उठ जाइए। शेंदाई धीरे से बेड से उठा। उसके ब्रॉज भी हल्के से कॉन्ट्रैक्ट हुए थे। एक्सप्रेशन में एक सीरियस कामनेस थी, जैसे वो ऑलरेडी जानता हो कि आज का दिन आसान नहीं होने वाला। उसे पता था, जब से जू मोयू उसे और क्यू को यहाँ लाया था, जू शेन को सब पता चलना सिर्फ टाइम की बात थी। चाहे उसका इरादा नहीं था, लेकिन उसकी इमेज अब जू शेन की नजर में क्या बनेगी, ये सोचकर ही उसके अंदर दर्द सा उठ गया। एक और बार उसे जज किया जाएगा, एक और बार उसे नीचे दिखाया जाएगा। जू मोयू ने भी ये बात समझ ली थी। उसने काम टोन में कहा, तुम जाओ, क्यू के पास रहो, नीचे आने की जरूरत नहीं। शेंदाई सिर्फ जाना नहीं चाहता था, वो भागना चाहता था। क्यू को लेकर इस घर से, इस फैमिली से सबसे दूर जाना चाहता था। अगर जू शेन यहाँ खुद आया है तो मतलब उसे सब पता चल गया है, और उसका आना कभी सिर्फ मिलने के लिए नहीं होता। शेंदाई के लिए ये विजिट एक जजमेंट था। जू मोयू ने उसके चेहरे की चिंता पढ़ ली। उसने आगे बढ़कर उसके कंधे पर हाथ रखा और धीरे से उसे अपनी तरफ खींच लिया और बोला, डोंट वरी, मैं हूं ना। लेकिन शेंदाई ने उसकी आंखों में देखा और बिना कुछ कहे सीधा उठकर चला गया। गेस्ट रूम में नैनी क्यू को फीड कर रही थी। क्यू के छोटे हाथ बॉटल को दोनों तरफ से पकड़े हुए थे। पूरी कंसंट्रेशन से वो दूध पी रहा था। लेकिन जैसे ही शेंदाई अंदर आया, दो बड़ी गोल आंखें तुरंत अपने पापा की तरफ मुड़ गईं और नेक्स्ट सेकेंड वो बोतल से मुंह हटाकर गुर गुर करने लगा। दोनों हाथों से बोतल को पुश किया और छोटी टांगों से हवा में किक करने लगा। शेंदाई सॉफ्ट स्माइल करता हुआ बोला, अरे अरे, मैं खिलाता हूँ, रुको। नैनी भी स्माइल करते हुए बोली, अभी बोल नहीं सकता, पर समझता ये सब कुछ है। शेंदाई ने क्यू को अपनी बाहों में लिया और बोतल वापस उसके मुंह के पास लगाई। क्यू ने आधी बंद आंखों से ही अपने पापा की बाहों में चैन से दूध पीना शुरू कर दिया। एक मोमेंट के लिए शेंदाई का पूरा तनाव डिसॉल्व हो गया। बस एक छोटी सी मुस्कान रह गई चेहरे पर। उसने नैनी से पूछा, कल रात कैसी रही? क्योंकि पहली बार क्यू ने पूरी रात बिना उसके सोने की कोशिश की थी। नैनी साय करते हुए बोली, अरे, आधी रात तक तो रोता ही रहा था। आप देखिए, आंखों के नीचे हल्की सी सूजन भी है। बच्चों को आदत लगती है, पर टाइम तो लगता ही है ना। शेंदाई ने धीरे से क्यू के गुलाबी आईलेट्स टच किए और इमेजिन किया कि कैसे वो रात को उठकर उसे ढूंढ रहा होगा। उसका तो दिल ही भर आया। लेकिन जैसे नैनी ने कहा, बच्चों को आदत करानी पड़ती है। वो भी जानता था ये अटैचमेंट कभी उसे जीने नहीं देगी। फिर शेंदाई ने पूछा, उसके पास मेरे कुछ कपड़े रखे थे ना, उनमें से कुछ दिया था उसे स्मेल के लिए? नैनी बोली, जी दिया था, उससे असर भी हुआ। शेंदाई बोला, अच्छा, और वो ट्रांसपेरेंट बॉटल में जो परफ्यूम है वो भी लगा देना, उसमें उसका पसंदीदा अल्फा फेरामोन है। नैनी थोड़ी झिझक सी गई तो शेंदाई हाफ स्माइल करते हुए बोला, डरिए मत, अगर मिस्टर जू को पता चल भी गया ना तो मैं बोल दूंगा कि मैंने ही स्प्रे किया था। सबसे जरूरी है क्यू का पीस, है ना? नैनी थोड़ी रिलीव्ड हुई, बोली, ठीक है मिस्टर शेन। नैनी अपना शिफ्ट खत्म कर रही थी, लेकिन जैसे ही दरवाजा खुला, अंदर आई मिसेस जू। रूम में एकदम से साइलेंस छा गया। शेंदाई तुरंत खड़ा हुआ और उसने एक जबरदस्ती वाली स्माइल दी। नैनी समझ गई कि अब उसे यहाँ से निकलना चाहिए। वो क्वाइटली बाहर चली गई और मिसेस जू की नजर सीधा शेंदाई से सोते हुए क्यू पर टिक गई। उनकी आंखों में एक ऐसा प्यार था जो सालों से दबा हुआ था।
वो आगे बढ़ी, आंखों में एक ईगरनेस थी, एक साइलेंट रिक्वेस्ट। बोली, मुझे उसे थोड़ा पकड़ने दो ना। शेंदाई जेंटल टोन में बोला, बस 1 मिनट और, अभी बॉटल छोड़ देगा ना तो चोक कर जाएगा। मिसेस जू उसके पास ही नीचे बैठ गईं और क्यू को देखकर उनकी आंखों में वो इनफाइनाइट वार्मथ भर गया। बोली, बस कुछ ही दिन में लगता है कितना बड़ा हो गया है ये। तभी शेंदाई ने जवाब दिया, कल मैंने क्यू का वेट चेक किया था और सच में उसका वजन 200 ग्राम बढ़ गया था। शेंदाई ने हल्की सी चिंता के साथ डोरवे की तरफ देखा, जिसे चेक कर रहा हो कि क्या मिसेस जू अकेली आई हैं या नहीं। मिसेस जू ने उसकी आंखों की बात समझ ली थी। सॉफ्टली साय करती हुई बोली, मैं अकेली ही आई हूँ। बाप बेटा तो दोनों झगड़ पड़े हैं, दोनों ने बस मुझे हेडेक ही दे दिया है। शेंदाई चुप रहा, कुछ कहने लायक था ही नहीं। मिसेस जू फिर बोली, वो जू शेन क्यू को देखना चाहता है। मुझे लगा बेहतर होगा अगर मैं उसे ले जाऊं। ये सुनकर शेंदाई का एक्सप्रेशन थोड़ा बदला। वो धीमी सी आवाज में बोला, क्यू डेफिनेटली रोएगा। वो अनफेमिलियर अल्फाज के पास जाना पसंद नहीं करता। वो तो इवन। उसने बात पूरी नहीं की क्योंकि मिसेस जू के सामने वो जू मोयू का नाम नहीं लेना चाहता था। मिसेस जू ने जेंटल टोन में कहा, मुझे पता है, पर उसे मिलना ही होगा और मुझे लगता है कि अगर तुम दोनों साथ गए तो क्यू तुम्हारी नर्वसनेस को फील करेगा और वो भी रोएगा। शेंदाई थोड़ा हेसिटेट हुआ, लेकिन रिफ्यूजल का तो ऑप्शन था ही नहीं। मिसेस जू सही कह रही थी। क्यू उसके हर एक इमोशन को एब्जॉर्ब करता था जैसे वो उसका अपना ही हो। मिसेस जू क्यू के छोटे से हेड पर हाथ रखा और प्यार से बोली, क्या बच्चा है ये, कितना वंडरफुल है। शेंदाई क्यू को देखता रहा, जो अभी भी अपनी बोतल में ही बिजी था, बिना किसी स्ट्रेस के बस पीसफुली दूध पी रहा था। और जैसे ही वो फिनिश हुआ, मिसेस जू ने उसे गोद में ले लिया। क्यू उन्हें देखकर थोड़ा सा हंसा और मिसेस जू का दिल उस मोमेंट पे मेल्ट सा हो गया। वो क्यू से बेबी वॉइस में बोली, चलो क्यू ग्रैंडमा के साथ थोड़ा बाहर चलते हैं। शेंदाई ने क्यू के चेहरे से दूध का एक छोटा सा स्टेन वाइप किया। फिर सडनली उसने सीरियसली पूछा, मैडम, मिस्टर जू का इंटेंशन क्या है? वो इंस्टिंक्टिवली नहीं चाहता था कि क्यू को जू शेन के सामने ले जाया जाए। वो जानता था एक पावरफुल अल्फा ग्रैंडफादर जो लीगेसी और ब्लड लाइन के ऑब्सेशन में जीता है, उसके लिए क्यू सिर्फ एक ऑर्डिनरी ओमेगा से पैदा हुआ बच्चा ही तो है। मिसेस जू ने उसे कामली समझाया, मुझे नहीं पता, मैं जू फैमिली के काम में पड़ना नहीं चाहती, पर मैं ये भी नहीं चाहती कि वो तुम्हें डराए। डोंट वरी, मैं उसे ले जाकर जल्दी वापस लाऊंगी। शेंदाई का दिल तो चाहता ही नहीं था, पर उसके पास चॉइस भी नहीं थी। वो सिर्फ देख सकता था कि कैसे मिसेस जू क्यू को ले जा रही थी। दूसरी तरफ जू फैमिली के स्टडी रूम में फादर और सन एक दूसरे को घूर रहे थे, टेबल के दोनों तरफ से। आंखों में गन पाउडर भर रखा था, ना कोई पीछे हट रहा था, ना कोई झुक रहा था। जू शेन ने उससे एंग्रीली पूछा, क्या तुम अपनी मिस्ट्रेस और इललेजिटिमेट चाइल्ड को घर पे ले आए हो? मतलब क्या है इसका? अब घर भी ऑफिशियली उनका हो गया क्या? जू मोयू ने काम वॉइस में जवाब दिया, डैड, बच्चा छोटा है, उनका घर में रहना कन्वीनियंट है, ऐसा उसकी देखभाल करना आसान है। जू शेन तो गुस्से से फट ही पड़ा, बोला, बकवास, वो कहीं और भी रह सकते थे। क्या तुमने जाओ फैमिली को ये दिखाने के लिए किया है सब? क्या उन्हें इंसल्ट करने के लिए किया है? जू मोयू ने फर्मली कहा, नहीं डैड, मैं सिर्फ उनकी केयर नियर बाय रखकर करना चाहता था। शादी तोड़ने का फैसला मेरा पर्सनल है। मैं जाओ जियाओ चू को एम्बैरेसमेंट नहीं देना चाहता था। डैड, मैं खुद सब हैंडल कर लूंगा। जू शेन ने आवाज और तेज कर ली, बोला, क्या हैंडल कर लोगे तुम? हाँ, एंगेजमेंट तोड़ने का मतलब जानते हो तुम? ये पब्लिक में फैल गया तो लोग बोलेंगे जू फैमिली ने जाओ फैमिली को यूज किया और बाद में उन्हें डिच कर दिया। और बिजनेस में फ्यूचर कॉर्पोरेशन का क्या होगा? तुम तो सिर्फ इमोशनल हो गए और ब्रेकअप कर दिया। कितने बिजनेस स्टेक्स इन्वॉल्व हैं, पता भी है क्या तुम्हें? तुम पागल हो गए हो क्या? जू मोयू ने फाइनली अपना हेड झुकाकर एक एक शब्द तोड़कर कहा,
डैड, मैं हैंडल कर लूंगा। उसके वर्ड्स कोई प्रॉमिस नहीं थे, वो एक जंग का ऐलान जैसा था। और जूशेन गुस्से से लाल डेस्क पर हाथ पटक कर फ्यूरियस टोन में बोला, जुमोयू, तुम्हारा दिमाग सच में खराब हो गया है क्या? जाओ जियाओजू जैसे परफेक्ट वाइफ कैंडिडेट को छोड़कर तुम एक इललेजिटिमेट चाइल्ड और एक लो क्लास ओमेगा के लिए अपना सब कुछ दांव पे लगा रहे हो। उसके वर्ड्स छुरी की तरह काट रहे थे, तेज, जबरदस्त और पूरे पॉलिटिक्स से भरे हुए। फिर वो मॉकिंग टोन में बोला, तुम शेंदाई को अगर पसंद करते हो तो रखो ना उसे साइड में, हु केयर्स? लेकिन तुम्हें समझना चाहिए था असली चीजें क्या होती हैं। बट इस बार जब जू मोयू ने अपना सर उठाया तो उसकी आंखों में गिल्ट नहीं था, सिर्फ क्लैरिटी थी। जू मोयू सॉफ्ट बट इंटेंस टोन में बोला, शेंदाई नहीं मानेगा। उसके फादर की बातों से वो कब का एग्री कर चुका होता, रखता उसे साइड में, देता बेनिफिट्स और बाकी दुनिया को दिखाता कि सब नॉर्मल है। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि शेंदाई उस तरह का था ही नहीं और जू मोयू को अब उसी वर्जन से प्यार हो गया था जो उसकी आंखों में सिर्फ उसी को रखता हो। जू शेन एक सेकंड के लिए स्टन हो गया, फिर उसके चेहरे पर कंटेम्प्ट भर गया। फिर बोला, वो एक्सेप्ट नहीं करेगा? क्या उसे जू फैमिली में शादी करनी है? जरूर, बड़ा ही चालू निकला वो तो। एक हाई एंड टैलेंट हमारे रिसर्च इंस्टीट्यूट तक घुसाया और अब एक एस लेवल अल्फा का बच्चा पैदा करके उसके साथ ही चिपक गया। और तुम जुमोयू अब तक जागे भी नहीं हो। जू शेन की बातें ठीक उस स्पॉट पर लगी जहां जू मोयू को सबसे ज्यादा दर्द था। जू शेन जानता था कौन सी लाइन उसके बेटे के ईगो में छुरी बनकर घुसेगी और फिर उसने और तेज आवाज करते हुए बोला, अपने ओमेगा को कंट्रोल नहीं कर सकते और फैमिली के नाम पे दाग बन गए हो तुम। जुमोयू का फेस शैडो में था, लेकिन उसकी आंखों की डार्कनेस उसे बेचैन कर रही थी। जुमोयू डेंजरसली काम टोन में बोला, मैं रखना चाहता हूँ शेंदाई को, मैं उसे पसंद करता हूँ और हमारा एक बच्चा भी है, तो शादी करना तो नेचुरल ही है ना। उसके वॉइस का टोन इतना डीप था कि जू शेन जैसे वेटेरियन पैट्रियार्च को भी झटका सा लगा। ब्लड रिलेशन होने के बावजूद एक जुमोयू जैसे टॉप अल्फा के फेरामोन प्रेशर से बचा नहीं पा रहा था वो खुद को। फिर भी उसने अपने आप को संभाला और ठंडी कैलकुलेशन भरी वॉइस में बोला, एक बीवी, ना बैकग्राउंड, ना लिनेज और एक बेटा, सिर्फ बी लेवल। क्या तुम इससे खुश हो? जुमोयू फर्म लेकिन आइस कोल्ड टोन में बोला, हमारे और भी बच्चे होंगे और मैं उसे मार्क नहीं करूंगा। अगर उससे एस लेवल हायर नहीं हुआ तो मैं किसी और से कर लूंगा। जू शेन की आंखें नैरोड हुई। वो जान गया था ये कॉम्प्रोमाइज था और अब गेम उसके पाले में था। जुमोयू फर्म गेज के साथ बोला, फादर, दिस इज माई कॉम्प्रोमाइज। बस एक लाइन और एक लुक जिसमें साफ लिखा था कि अब आपकी बारी है। तभी मिसेस जू रूम में आई, गोद में क्यू को लेकर। जुमोयू तुरंत सीधा हुआ, अपने फेरामोन्स को टाइट कंट्रोल में ले आया और एंग्शियस नजर से क्यू की तरफ देखा। जू शेन ने भी आंखें बच्चे की तरफ टिकाई, छोटी सी आंखें, गोल गोल। दो अल्फाज को देखते ही क्यू का तो मूड ही ऑफ हो गया। उसने मुंह बनाया और हल्की सी प्रोटेस्ट की, अपनी छोटी छोटी टांगे हिलाते हुए जैसे कह रहा हो, मुझे यहाँ नहीं रहना है। मिसेस जू ने उसे प्यार से टैप टैप किया, सॉफ्टली बोली, गुड बॉय क्यू। जू शेन ने स्टर्नली कहा, बच्चे को यहाँ लाओ। मिसेस जू क्यू को शांत करने में लगी थी। शांत हो जाओ, डरो मत उससे। मिसेस जू क्यू को धीरे से जू शेन के पास ले गई। जू शेन ने उसके छोटे से फेस को देखा, ब्रोस टाइट हुई, एक्सप्रेशन में इमोशन और लॉजिक दोनों लड़ रहे थे। फिर उसने स्टर्नली पूछा, उम्र क्या है इसकी? मिसेस जू बोली, अभी 4 महीने का है। जू शेन बच्चों को ऑब्जर्व करता हुआ बोला, काफी स्ट्रॉन्ग है। वैसे भी ये ए लेवल अल्फा है। शेंदाई ने जू फैमिली के लिए कुछ तो किया है। बच्चे का सरनेम जू हो सकता है, शेंदाई को रिवॉर्ड मिलेगा, लेकिन उसके इस फैमिली में कभी एंट्री नहीं होगी। उधर शेंदाई
शेंदाई बैठा हुआ था, लेकिन उसका मन कहीं और ही भटक रहा था। क्यों अभी तक वापस नहीं आया था और उसके दिमाग में सिर्फ एक ही चीज चल रही थी कि जू फैमिली के 2 अल्फाज के बीच मेरा छोटा सा बच्चा कैसा फील कर रहा होगा। वो उन्हें देखेगा, वो अनफेमिलियर फेरामोन्स और उनके डरावने एक्सप्रेशंस। क्या क्यों रो रहा होगा? यही उसके दिमाग में चल रहा था कि फोन स्क्रीन पर एक नाम चमका, जाओदाई। शेंदाई का फर्स्ट इंस्टिंक्ट था कि वो कॉल को रिजेक्ट कर दे, लेकिन उंगली आदत से स्लाइड कर गई। राइट स्वाइप हुआ और कॉल कनेक्ट हो गया और स्क्रीन पे सिर्फ जाओदाई नहीं, बाई जिंगवान भी था। जाओदाई खुशी से चहक रही थी, बोली, मॉर्निंग मिस्टर शेन, क्यों उठा क्या? हम लैब में हैं अभी। टीचर बाई कह रहे थे कि उनको क्यों की याद आ रही है। बाई जिंगवान ने भी सॉफ्टली स्माइल करते हुए कहा, अदाई क्यों सो रहा है क्या? शेंदाई ने एक झूठी वीक सी स्माइल देते हुए बोला, थोड़ा पहले ही उसने दूध पिया था, अभी फिर से सो गया है। जाओदाई ने स्क्रीन के करीब फेस लाके क्यूरियस नजर से देखा, फिर बोली, अरे मिस्टर शेन, ये तो होटल नहीं लग रहा, आप वापस फ्रेंड के घर नहीं गए क्या? शेंदाई एक सेकंड के लिए जैसे ब्लैंक हो गया। झूठ बोलने की हिम्मत नहीं थी और सच बोलने का मन नहीं था, तो उसने बस बात घुमा दी, बोला, उसके घर नहीं रुक रहा अभी, क्योंकि नींद डिस्टर्ब हो जाती थी। अभी वो अलग कमरे में है, बाद में वीडियो कॉल कर लूंगा। जाओदाई प्लेफुली बोली, ठीक है, आप कब वापस आ रहे हो? टीचर बाई ने आपके लिए एक ऑफिस भी अरेंज किया है, वहाँ ना सनलाइट परफेक्ट है। एक छोटी सी विंडो साइड डेस्क पर फिश टैंक भी अरेंज कर दिया है। इतनी सिंपल नॉर्मल बातें, और शेंदाई का दिल अचानक से भारी हो गया। वो नॉर्मल लाइफ जिसमें उसके सपने थे, लैंचिंग, क्यों, एक पीसफुल जॉब, सब एक ब्लर बन गया था अब। तभी बाई जिंगवान ने कामली कहा, जाओदाई तुम जाओ, मुझे अदाई से बात करनी है। जाओदाई ये कहकर फोन कट कर दिया कि ठीक है, फिर मिलते हैं जब क्यों उठ जाएगा। और नेक्स्ट सेकेंड बाई जिंगवान का डायरेक्ट फोन कॉल आया। शेंदाई ने हल्का सा साय किया और फोन उठाते हुए बोला, सीनियर ब्रदर बाई। बाई जिंगवान जेंटल बट फर्म टोन में बोला, अदाई क्या रेजिग्नेशन का प्रोसेस कंप्लीट हो गया? क्या बाकी फैमिली मैटर सेटल हो गए? शेंदाई थोड़ा छुपाते हुए ऑकवर्ड टोन में बोला, सीनियर ब्रदर बाई, आई एम रियली सॉरी, पर मैं अभी आ नहीं पाऊंगा। बाई जिंगवान कीपिंग हिज काम बोला, क्या हुआ? यहाँ मैन पावर की कमी हो रही है, मैंने सैलरी भी अच्छी फिक्स की थी तुम्हारे लिए। शेंदाई ने अपना फोरहेड दबाकर हल्की सी आवाज में कहा, मैं अभी जुमोयू के घर पे हूँ। दूसरे एंड से एक लंबा साइलेंस आया और जब बाई जिंगवान ने फाइनली बोला, उसकी आवाज परफेक्टली कंट्रोल थी, लेकिन अंदर ही अंदर वो सब कुछ समझ गया था। बाई जिंगवान बोला, मतलब तुम और जुमोयू फिर से? शेंदाई ने फॉर्मली जवाब दिया, नहीं, क्योंकि अपब्रिंगिंग को लेकर कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, बस इतना ही। बाई जिंगवान का पेशेंस टूट गया। वो सीरियसली बोला, अरे ये तो बुलिंग है, तुमने इतना कुछ सहा है उस बच्चे के लिए और अब वो अल्फाज सिंपली आके उसे क्लेम कर रहा है। शेंदाई की आंखों में पानी आने लगा, पर उसने वॉइस स्टडी रखने की कोशिश की। बोला, सीनियर ब्रदर बाई, आई एम सॉरी, मैंने फिर से आपको डिसअपॉइंट किया। वो यही सोच रहा था, इफ ओनली अगर मैं अपनी लाइफ को कंट्रोल कर पाता, अगर मेरे पास कुछ पावर होती, तो क्या मैं जुमोयू का सामना कर सकता था? शेंदाई थोड़ी शेकी आवाज में बोला, मुझे नहीं लगता कि मैं अब लैंचिंग लौट सकता हूँ। जाओदाई को आप कह दीजिएगा, मैं समझा नहीं पाऊंगा उसे। बाई जिंगवान जेंटली बोला, अदाई अगर बात पैसे की है तो मैं हेल्प कर सकता हूँ। शेंदाई की वॉइस ऑलमोस्ट ब्रेकिंग के करीब थी। किसी तरह वो खुद को संभाल के बोला, थैंक यू सीनियर, बट नहीं, बात पैसे की नहीं है। पर फिर भी क्या ये सच नहीं था कि अल्टीमेटली ये सब पैसे का ही गेम था? अगर उसके पास पैसे होते तो क्या वो जुमोयू से कस्टडी लॉसूट नहीं लड़ सकता था? पर ये दुनिया इंसाफ पे नहीं चलती, ये चलती है ताकत पर। और शेंदाई थक चुका था।
उन लोगों से लड़ते लड़ते थक चुका था जिनसे वो कभी बराबर भी नहीं पढ़ सकता था। अगले सेकंड शेंदाई का बॉडी उसके ब्रेन से पहले रिएक्ट कर गया। क्यू का रोना साफ सुनाई दे रहा था। वो सीधा बेडरूम से निकल के भागा, दरवाजा खोला और सामने का सीन देखकर फ्रीज ही हो गया। मिसेस जू के हाथों में क्यू था, जोर से रो रहा था और उनके पीछे ज़ुमोयू खड़ा था, चेहरा इतना डार्क जैसे अंधेरे से छाया हो। शेंदाई ने तुरंत क्यू को अपनी बाहों में ले लिया। हाथों में थोड़ा शेक था, लेकिन उसकी आवाज सॉफ्ट थी, कंफर्टिंग। बोला, श्श, मामा यहाँ आ गई हैं। ज़ुमोयू ने कोल्ड टोन में कहा, मॉम आप जाइए। मिसेस जू ने क्यू की तरफ एक लास्ट नजर डाली, एक रिलक्टेंट सा रुख, और फिर सॉफ्टली कहा, आई विल कम बैक टू सी हिम इन 2 days। उनके जाते ही दरवाजा बंद हुआ। शेंदाई ने क्यू को और ज्यादा अपने से चिपका लिया और वो खुद को ज़ुमोयू से जितना दूर ले जा सकता था ले गया। लेकिन ये रूम इतना बड़ा भी नहीं था। बस एक कोने में जाके खिड़की के पास खड़ा हो गया। ज़ुमोयू ने स्लोली एक छोटा सा रैटल उठाया, कलरफुल और बेल से भरा हुआ। वो धीरे से क्यू के पास आया। क्यू ने क्राइंग स्टॉप कर दिया और सीधा उस टॉय को देखने लगा। आंखें वाइड हो गई, क्यूरियस। शेंदाई ने तुरंत ज़ुमोयू को आंखों से वार्निंग दी, डोंट कम क्लोजर। हेडशेक, क्वाइट कमांड। लेकिन ज़ुमोयू रुकने के मूड में नहीं था। उसका एक कदम और आगे बढ़ने ही वाला था, पर तभी उसके अल्फा फेरामोन्स ने क्यू को टच किया। क्यू ने ज़ुमोयू की तरफ देखा, फ्रेस को विंकल किया और फिर से फुल वॉल्यूम में रोना शुरू कर दिया। ज़ुमोयू ने रैटल नीचे रखा। एक डिफीटेड साय उसके लिप्स से निकली। आज उसके फादर ने उसे डांटा था और अब क्यू उसे रिजेक्ट कर रहा है। वो साइलेंटली पीछे गया और सोफे पे जाके बैठ गया। उसके गेज ने शेंदाई को ऑब्जर्व किया, क्यू को जेंटली रॉक करते हुए, पेशेंस और वार्म से उसे लुल करते हुए। ज़ुमोयू को समझ आ गया, यही वो पिक्चर है जो वो जिंदगी भर देखना चाहता है। ऐसे ही दोनों उसके पास, और अगर इसके लिए दुनिया के रूल्स उसको तोड़ने पड़े तो वो तोड़ देगा। वो रियलाइज कर रहा था, शेंदाई उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा डिजायर है और अब वो किसी भी ऑब्स्टिकल को रिमूव करने को तैयार है। मोनोपोली ही सही, वो शेंदाई को सिर्फ अपने लिए चाहता था। 10 मिनट के कंटिन्यूअस रॉकिंग के बाद क्यू फाइनली सो गया। शेंदाई ने उसे क्रिब में सॉफ्टली रख दिया और अपनी थकी हुई बाहों को रब करते हुए सीधा हुआ। ज़ुमोयू भी खड़ा हुआ, कुछ बोलने ही वाला था, लेकिन शेंदाई ने उसे श्श का सिग्नल दिया, लाइक नॉट इन फ्रंट ऑफ द बेबी, कि चलो बाहर चलते हैं, बाहर बात करते हैं। लिविंग रूम में जाके ज़ुमोयू ने शेंदाई को खींचकर अपनी लैप पे बिठाया। उसके शोल्डर्स रब करते हुए कैजुअली बोला, तुमने पूछा नहीं कि मेरे पेरेंट्स यहाँ क्यों आए थे? शेंदाई ने फ्लैट टोन में कहा, मैं पूछना ही नहीं चाहता। पर फिर भी ज़ुमोयू सॉफ्ट स्माइल के साथ बोला, वो क्यू से मिलने आए थे, लेकिन मेरे डैड तुमसे भी मिलना चाहते थे, पर मैंने मना कर दिया। वो कुछ अच्छा तो बोलते नहीं। शेंदाई ने सोचा, वाओ, तो क्या मुझे इसका थैंक यू बोलना चाहिए? एक हल्की सी सार्कास्टिक स्माइल उसके लिप्स पर आई बिना आवाज के। ज़ुमोयू ने फिर कहा, पर तुम्हें उनका सामना एक ना एक दिन तो करना पड़ेगा ना? मत घबराना, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। वो शेंदाई के लिप्स को ऑब्जर्व कर रहा था। गेज डीप और डेंजरस हो गई थी। शेंदाई का स्काल्प सडनली थोड़ा टिंगल करने लगा। उसने पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन स्पेस ही कहाँ थी। ज़ुमोयू ने उसके फेस को पकड़ा और लिप्स के ऊपर एक सॉफ्ट किस दिया। शेंदाई ने अपनी कमर स्ट्रेट की, निकलने की कोशिश की, पर एस्केप इम्पॉसिबल था। ज़ुमोयू ने अपने हाथ शेंदाई के कमर के अराउंड रखे। कपड़ों के ऊपर से उसकी पतली कमर पर उंगलियां हल्की सी घूमने लगी। एक ठंडी सांस निकली और वो बोला, तुम फाइनली वापस आ गए हो। किसी को नहीं पता था कि इस एक सेंटेंस का उसके लिए क्या मतलब था। ये बेवकूफी थी या जज्बात, बस वो खुद जानता था। कितना दर्द होता है दिन रात किसी को मिस करते हुए और अपनी फेरामोन्स की नीड को कंट्रोल करते हुए। वो रोज अपने आप को रोकता था, 1 बार, 2 बार, 3 बार, पर जैसे एक स्प्रिंग ज्यादा बेंड हो जाए
वैसे ही एक दिन और भी ज्यादा रिबाउंड करती है। उसके अंदर का सब पेशेंस, सब कंट्रोल एक पल में टूट गया। और जब उसने शेंदाई को अपनी बाहों में लिया तो बस एक ही बात समझ आई, मुझे सिर्फ यही चाहिए, ना कोई रीजन, ना कोई रोक, सिर्फ वो और इसके आर्म्स के अंदर का सुकून। अल्फा फेरोमोन्स का असर धीरे धीरे शेंदाई की बॉडी पर भी फैल रहा था। पहले वो कभी ऐसे रिएक्ट नहीं करता था। इतना कुछ वो जो सह चुका था, मार्क वॉश करना, प्रेगनेंसी, डिलीवरी, उसके बाद जैसे उसके अंदर सब कुछ सो गया था। ना कोई डिजायर, ना कोई फीलिंग, बस एक थकान, एक खालीपन। लेकिन जब भी ज़ुमोयू पास आता उसका दिल थोड़ा सा हिल जाता। बॉडी रिएक्ट करती थी पर दिल के अंदर था सिर्फ डर। शेंदाई ने उसके शोल्डर पर हाथ रखा। आवाज हल्की सी कांप रही थी। बोला, तुमने कहा था ना फोर्स नहीं करोगे। ज़ुमोयू सॉफ्ट बट परसुएसिव टोन में बोला, मैं कुछ नहीं कर रहा, सिर्फ थोड़ा फेरोमोन रिलीज किया है। और तुम्हें भी तो कुछ फील हो रहा है ना दाई, क्यों नहीं मानते? शेंदाई ट्रेम्बल करते हुए बोला, पर मैं नहीं चाहता। ज़ुमोयू ने उसकी आंखों में देखा जैसे उसके हर इमोशन को पढ़ना चाहता हो। और फिर एकदम कामली वो बोला, अदाई, मैं अपनी एंगेजमेंट तोड़ रहा हूँ। शेंदाई एक सेकंड के लिए जम गया। ज़ुमोयू सीरियस टोन में सीधा शेंदाई की तरफ देखते हुए बोला, मेरे फादर इसी बात के लिए सुबह आए थे। वो एग्री नहीं करते, जाओ फैमिली भी नहीं मानेगी, लेकिन मैं फिर भी करूंगा। मैं जाओ जियाओचू से रिश्ता तोड़ रहा हूँ और फिर तुमसे शादी करूंगा। ज़ुमोयू को लगा ये सुनकर शेंदाई की आंखों में रोशनी फूट पड़ेगी, लेकिन जब उसने शेंदाई की तरफ देखा तो आंखें बिल्कुल खाली। शेंदाई के दिल में सरप्राइज भी नहीं था, सिर्फ था एक शांत सा साइलेंस। ज़ुमोयू फिर सॉफ्टली बोला, अदाई, पहले मुझे लगता था कि शादी की जरूरत नहीं है। मेरे लिए शादी एक डील है, फीलिंग्स नहीं। पर तुम अलग हो। अगर तुम्हें टाइटल चाहिए तो मैं दे दूंगा। इस बार कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं, कोई कंडीशन नहीं। मैं सच में तुमसे शादी करना चाहता हूँ। तुम और क्यों दोनों मेरे साथ रहोगे। शेंदाई ने धीरे से उसे दूर किया और खामोशी से खड़ा हो गया। ज़ुमोयू कंफ्यूज था। उसने सोचा था वो इमोशनल हो जाएगा, खुश होगा, पर उसके सामने जो चेहरा था उसे समझना मुश्किल था। शेंदाई ने अपना सर झुकाया, एक डीप सा सांस लिया, फिर काम वॉइस में बोला, मिस्टर जू, मैं आपसे शादी नहीं करूंगा। ज़ुमोयू ने सोचा उसने गलत सुना है। उसने फिर पूछा, क्या कहा तुमने? शेंदाई स्टडी टोन में फिर बोला, आप सही कह रहे थे, आपको एक बिजनेस पार्टनर चाहिए। मैं उतना स्ट्रांग नहीं हूँ, मैं आपसे कम्पीट नहीं कर सकता। ज़ुमोयू एंग्री डिसबिलीव के साथ बोला, तुम्हें पता भी है तुम क्या बोल रहे हो? शेंदाई ने कामली जवाब दिया, पता है। और आपको? हो सकता है उस मार्किंग के बाद आपको लगा हो कि आपको मेरी जरूरत है, लेकिन मिस्टर जू, ये जरूरत प्यार नहीं होती। मैं कहता हूँ आपको ट्रीटमेंट लेना चाहिए, ना कि इसको एक रिलेशनशिप बनाना चाहिए। आपके लिए शादी एक डील है और मैं उस डील का हिस्सा नहीं बनना चाहता। आपके लिए फीलिंग सिर्फ एक स्ट्रैटेजी है। पहले आपने मुझे मिस्ट्रेस बनाने की बात की, फिर जब मैंने मना किया आपने कस्टडी को थ्रेट किया, और अब शादी का ऑफर दे रहे हैं। शेंदाई की आवाज हल्की सी कांप रही थी, पर हर लफ्ज एक छुरा बनकर निकल रहा था। वो आगे बोला, मुझे लगा था आपका प्रपोजल एक एहसान है, पर अब समझ आया आप हर कार्ड कैलकुलेट करके चल रहे हो। एक बिजनेसमैन अपना डील कभी लूज नहीं करता, और मैं सिर्फ एक मूव हूं आपके गेम में। शेंदाई के शब्दों ने एक तीर बन के ज़ुमोयू के दिल को छेद दिया था। उसका चेहरा एक पल में पीला पड़ गया। पहले गुस्सा, फिर दर्द, फिर बस एक खाली सी चुप्पी। उसने सोचा भी नहीं था कि एक रात में इतना सब कुछ करने के बाद, इतना प्रेशर झेल के, एक वादा करने के बाद भी शेंदाई उस सब को सिर्फ एक कैलकुलेशन कह के रिजेक्ट कर देगा। लेकिन ज़ुमोयू कुछ कह पाता उससे पहले ही
शेंदाई ने फिर बोलना शुरू किया। मैं ये सब तुमसे टर्म्स डिसाइड करने के लिए नहीं बोल रहा, ना प्राइस बढ़ा रहा हूँ, ना हार्ड टू गेट प्ले कर रहा हूँ, ना मेरा तुमसे कोई बेट जीतने का प्लान है। मैं तो शुरू से कह रहा हूँ, मुझे तुम्हारे पैसों से कुछ लेना देना नहीं है। जुमोयू के अंदर एक तूफान समझ गया। उसके हाथ टाइटली क्लेंच थे, उसकी आंखों में एक आग थी। एक मोमेंट के लिए उसका दिल चाहा बस शेंदाई को जमीन पर गिरा दे, उसके साथ सब कुछ करे, उसको कब्जे में ले ले, उसको पजेस कर ले, कॉन्कर कर ले, क्योंकि वो कर सकता है। बिना किसी एफर्ट के वो जमीका को झुका सकता है जो बार बार उसे मना कर रहा है। लेकिन वो सिर्फ इसलिए नहीं कर रहा था क्योंकि उसे सिर्फ एक चीज का डर था कि शेंदाई फिर उसे नफरत से देखेगा। जुमोयू की आवाज में झिझक और गुस्सा दोनों थे। वो बोला, शेंदाई तुम चाहते क्या हो? जो चाहिए बोलो, मैं सब दूंगा। शादी, प्रॉपर्टी, कमिटमेंट, मार्क। और उसके सामने शेंदाई ने देखा एक इतना पावरफुल अल्फा, इतना हेल्पलेस, इतना लॉस था। और उसने सिर्फ एक एक्सप्रेशन दिया, एक बेहाल सी नजर जो सिर्फ एक्सट्रीम डिसअपॉइंटमेंट से भरी थी। शेंदाई लो और कटिंग वॉइस में बोला, जुमोयू तुम कभी नहीं समझोगे। शेंदाई के लफ्ज ठीक उसके दिल के बीच घूमते रहे कि तुम अपने छोटे से वर्ल्ड को एब्सोल्यूट ट्रुथ मानते हो, कभी किसी कमजोर के इमोशंस या उसकी इज्जत के बारे में सोचा भी नहीं। प्यार और नफरत दोनों को अपनी मर्जी से लूट लेते हो। सब कुछ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट के हिसाब से मेजर करते हो। तुम्हें लगता है पैसा और पावर सब कुछ खरीद सकता है। ऐसे लोग कभी नहीं समझ सकते। जुमोयू स्टेपिंग क्लोजर डेस्परेट होकर बोला, मैं क्या करूं अदाई? मैं लाइक करता हूं तुम्हें, सच में करता हूं। और उस मोमेंट पे शेंदाई ने उसकी आंखों में डायरेक्टली देखा और जैसे एक शब्द ने पूरी दुनिया हिला दी। वो बोला, जुमोयू तुमने ही तो कहा था ना, लाइक करना इम्पोर्टेंट नहीं होता। और उसी वक्त जुमोयू का पूरा बॉडी हल्की सी ट्रेम्बल कर उठा। वो स्टेयर कर रहा था, शेंदाई के शब्दों को रिपीट करता हुआ अपने दिमाग में। वो लाइन एक मिरर थी जिसमें जुमोयू ने अपना ही रिफ्लेक्शन देखा और अपनी हिपोक्रेसी समझी। क्योंकि हाँ, उसने खुद ही तो कहा था ना, लाइकिंग इज जस्ट एन इमोशन जिसकी कोई वैल्यू नहीं, फीलिंग्स मैटर नहीं करती। ओमेगा जो फीलिंग के नाम पे मुझे कंट्रोल करना चाहता है वो सबसे स्टूपिड होते हैं। और अब वो खुद उस एक इमोशन के लिए सारे प्रिंसिपल्स तोड़ने को तैयार था। सीन शिफ्ट होता है। शेंदाई क्वाइटली बैठा था एक छोटी सी कैफे के कोने में, जिंगहाऊ हेडक्वार्टर्स बिल्डिंग के बिल्कुल सामने। आज किसी से मिलने का प्लान नहीं था, लेकिन थीसिस भेजने के बाद टीचर ने खुद टाइम निकाला तो क्यूक्यू को नानी के पास छोड़ के वो यहाँ आ गया। आउटसाइड ऑफिस वर्कर्स तेजी से सड़क क्रॉस कर रहे थे और अंदर शेंदाई एक कप हाथ से बनी कॉफी लेकर ग्लास के उस पार की दुनिया को देख रहा था। सुबह जुमोयू के साथ हुआ झगड़ा अभी भी उसके दिल के बीच एक तूफान बन के घूम रहा था। वो कब से फंस चुका था उस घर में, जैसे किसी गीली रेत में जितना निकलने की कोशिश करो उतना और डूब जाओ। लेकिन इस कैफे में आज काफी कुछ बदल गया। जब प्रोफेसर लियू और चेंगजी माई अंदर आए, शेंदाई पहली बार मुस्कुराया, सच्चे दिल से निकली हुई एक हल्की स्माइल। प्रोफेसर लियू कामली बोले, बैठ जाओ। तीनों मास्टर स्टूडेंट टेबल पर बैठे, लेकिन शब्द नहीं निकल रहे थे। सिर्फ एक हल्का सा अनकंफर्टेबल साइलेंस बीच में था। फाइनली चेंगजी माई ने ही एटमॉस्फेयर हल्का करने की कोशिश की। लाइट स्माइल के साथ वो बोली, क्यू कैसा है? कौन देख रहा है उसे अभी? शेंदाई सॉफ्टली बोला, नैनी जुमोयू ने रखी है, मैं उसके ही घर पे रह रहा हूं अभी। फिर से खामोशी। सबको पता था ये कन्वर्सेशन सिंपल नहीं होने वाला। जुमोयू, क्यू और उनका स्टेटस, किसी को नहीं पता था कि कैसे पूछना है, पर सब चाहते थे कि पूछें। शेंदाई ने फिर भी खुद पे जोर डाला,
लो वॉइस में बोला, पहले मैं बाई जिंगवान के साथ काम करने का सोच रहा था, लेकिन क्यूक्यू को ले जाने ही नहीं दिया उसने, तो अभी फिलहाल कैपिटल में ही रहूंगा। और तब उसने झुकी नजरों से कहा, वो मेरी थीसिस। तभी प्रोफेसर ल्यू ने उसे सॉफ्टली इंटरप्ट किया और बोले, तो वापस काम पे आ जाओ। शेंदाई की आंखों में सरप्राइज था। वो कुछ कह भी नहीं पाया, सिर्फ ब्लैंकली टीचर को देखता रहा। प्रोफेसर ल्यू फिर उसे एनकरेज करते हुए बोले, एससीआई पेपर में अभी भी इम्प्रूवमेंट की स्पेस है। अगर अच्छा एक्सपेरिमेंटल एनवायरनमेंट मिलता तुम्हें तो तुम और बेहतर रिजल्ट लाते। तुम्हारा रेजिग्नेशन कभी एक्सेप्ट ही नहीं हुआ। तुम अभी भी जिंगहाओ रिसर्च इंस्टीट्यूट के एम्प्लॉई हो। तुमने सिर्फ एक लंबी सिक लीव ली थी। चेंगजी माई भी स्माइल करते हुए बोली, एग्जैक्टली, तुमने बस छुट्टी ली थी, अब ठीक होके वापस आ रहे हो, दैट्स ऑल। शेंदाई के लिए ये सब सुनना आसान नहीं था। फिलहाल उसकी जिंदगी का हर कोना ऑलरेडी एक मेस था, और करियर एक टाइम पे जिसमें उसने अपना सब कुछ डाल दिया था, वो अब कहीं पीछे छूट गया था। प्रोफेसर ल्यू सॉफ्ट डिटर्मिनेशन के साथ बोले, अदाई, बच्चा तुम्हारा अब हो गया है। अब कोई है जो हेल्प करेगा तुम्हारे साथ उसकी केयर करने में, लेकिन तुम्हारा करियर वो सिर्फ तुम्हारा है, उसे कभी मत छोड़ना। उस पल में शेंदाई ने अपने मेंटर को देखा। उनकी आंखों में जज करने वाला डाउट नहीं था, सिर्फ कंसर्न था, सपोर्ट था। प्रोफेसर ल्यू ने फाइनली कहा, मैं तुम्हारे और जू मोयो के बीच के रिश्ते पे कमेंट नहीं कर सकता, लेकिन अगर तुम्हें आगे का रास्ता नहीं दिख रहा तो सिर्फ अपने पैर के नीचे का स्टेप लो। वो करो जो तुम कर सकते हो, जो चाहो वो करो। लोग क्या सोच रहे हैं उसका बोझ मत उठाओ। चेंगजी माई भी स्माइलिंग सॉफ्टली बोली, अदाई, एक वक्त में सारी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती, बस जो तुमसे कभी हो सकता है वो करो। थीसिस लिखो, काम पे वापस जाओ, जिंदगी को एक एक कदम में जीतो। उस मोमेंट में शेंदाई के दिल के अंदर एक नई हिम्मत दौड़ गई थी। रोज वो अपने उस पुराने कॉन्फिडेंट वाले वर्जन को याद करता था, जो करियर पे फोकस था, जिसके पास ड्रीम्स थे, गोल्स थे, और हर दिन कुछ अचीव करने का जज्बा था। अब जिंदगी सिर्फ एक केज बन चुकी थी जो ज़ुमोयू ने बनाई थी, और उसमें उसका मन, उसकी साउल बंद हो चुकी थी। अगर एक दिन वो क्यूक्यू को लेकर उस घर से निकल भी पाया तो उसके लिए एक स्टेबल जॉब होना जरूरी होगा। शेंदाई ने अपने घुटनों पे रखे हाथों को जोर से बंद किया और टीचर की तरफ देखते हुए स्ट्रांगली हाँ में सर हिलाया। बोला, टीचर, थैंक यू। प्रोफेसर ल्यू भी प्राउडली बोले, अदाई, तुम स्ट्रांग हो, स्मार्ट हो और हार्ड वर्किंग भी। मुझे पूरा भरोसा है तुम अपनी जिंदगी फिर से ट्रैक पे ला सकते हो। शेंदाई के लिप्स पर एक छोटी सी झूठी वाली स्माइल आई, लेकिन अब आंखों में एक नई रोशनी थी। शाम तक जब शेंदाई वापस जू हाउस आया, आंट लैन और नानी गार्डन में क्यूक्यू को स्ट्रोलर पे धकेल रहे थे। धूप में क्यूक्यू रिलैक्स था, ना रो रहा था, ना उदास था। खाया, सोया, मस्त खेला, सब कुछ बिल्कुल ठीक था। शेंदाई को सुकून भी मिला, लेकिन उसी के साथ एक हल्की सी चुभन भी हुई। शेंदाई के दिल में दो इमोशंस एक साथ थे, राहत और थोड़ा सा खालीपन। क्यों अडैप्ट कर रहा है, पर क्या मैं रेडी हूँ उसके बिना रहने के लिए? पर इसका मतलब ये भी था कि अब वो काम पे वापस जा सकता है। पर अभी तक उसने ज़ुमोयू को ये बात नहीं बताई थी। पता नहीं वो कैसे रिएक्ट करेगा। आज जब ज़ुमोयू ने उसे कहा था कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, तो एक पल के लिए शेंदाई का दिल जरूर धड़का था। वो एक मोमेंट था जो उसने कभी सपनों में चाहा था, लेकिन अब वो पल उस दर्द के नीचे कहीं दब गया था, जो दर्द ज़ुमोयू ने उसे पूरे एक साल में दिया था। पहले में से जू थी जो उसे बचाने आई थी, लेकिन अब शेंदाई जानता था अपने आप को बचाना अब सिर्फ उसकी खुद की जिम्मेदारी है। रात हो गई थी। ज़ुमोयू डिनर के लिए नहीं आया, और जब आया तो उसके कपड़ों से शराब की मीठी सी स्मेल आ रही थी।
तब तक शेंदाई बेड में चला गया था। पिलो में मुंह छुपा के सोने का नाटक कर रहा था, लेकिन उसके कान सब सुन रहे थे। जुमोयू के हर कदम की आहट, बाथरूम का फ्लॉसेट और फिर उसकी हल्की सांसें। उसने सुना कैसे कारपेट पे बिना आवाज के जुमोयू उसके पास आया और बिना कुछ कहे उसने शेंदाई को बाहों में खींच लिया। जुमोयू लो और हस्की वॉइस में बोला, मुझे पता है अदाई तुम जाग रहे हो, एक्टिंग बंद करो। जुमोयू की बॉडी से थोड़ी सी अल्कोहल और उसका नेचुरल इबोनी सेंट दोनों मिलके एक अजीब सी कोल्ड और स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस क्रिएट कर रहे थे। ऐसी प्रेजेंस जो शेंदाई को हर तरफ से घेर रही थी, जिससे उसे बाहर निकालने का कोई रास्ता ही ना हो। जुमोयू क्यूरियस स्लाइटली फर्म टोन में बोला, आज दोपहर तुम कहाँ गए थे? शेंदाई काम बट जरा गार्डेड टोन में बोला, टीचर से मिलने। जुमोयू जरा सस्पिशियस हुआ, बोला, टीचर से मिलके क्या किया? शेंदाई बोला, मैं काम पे वापस जाना चाहता हूँ। जुमोयू सॉफ्ट, थोड़ा स्लाइटली ड्रंक टोन में बोला, ठीक है, जो चाहे करो, बस मुझे मत छोड़ना। वो स्लाइटली क्लोजर मूव हुआ, शेंदाई की ग्लैंड की तरफ एक बार स्निफ ली, जैसे वो उस खुशबू का एडिक्ट ही हो गया हो। बोला, अदाई, तुम्हारी स्मेल कितनी अच्छी लगती है। जुमोयू का अल्फा फेरामोन एक बार फिर से शेंदाई के आसपास घूमने लगा था। एक सेक्सी और मिस्टीरियस सी सेंट, जैसे हवा में कोई इनविजिबल मैजिक घुल गया हो। उसकी फ्रेगनेंस सिर्फ सेडेक्टिव नहीं थी, वो किसी पावरफुल इल्यूजन जैसी थी, जो तुम्हारे मन में सिर्फ लस्ट नहीं बल्कि लव, ब्यूटी, पावर और कंट्रोल तक का ख्वाब भर देती थी। यही वजह थी कि टॉप अल्फाज दुनिया के टॉप पे रहते हैं। उनका सबसे बड़ा वेपन उनकी फेरामोन की ड्रीम इवेडिंग एबिलिटी होती है। शेंदाई ने खुद को जोर से पिंच किया। दर्द का इस्तेमाल करके उसने खुद को वापस रियलिटी में खींच लिया। जुमोयू के फिंगर्स शेंदाई के एब्डोमेन तक गए और उस मेमोरी को फॉलो करते हुए उसने सी सेक्शन के स्कार को टच किया। उसी स्कार को धीरे से ट्रेस किया जहां से क्यूक्यू ने इस दुनिया में कदम रखा था। शेंदाई का बॉडी टेंस हो गया। जुमोयू शेंदाई के कान में सॉफ्टली विस्पर करते हुए बोला, क्या तुम्हें अभी भी पेन होता है? उसके दिमाग में फ्लैश हुआ उस वक्त जब शेंदाई अकेला था, हॉस्पिटल में हेल्पलेस पड़ा था और नेचुरल ओमेगा बर्थ के डेंजरस रिस्क से बचने के लिए उसको ऑटोप्सी करानी पड़ी थी। अगर वो उस वक्त उसके साथ होता तो उसे अल्फा फेरामोन्स का सपोर्ट मिलता, शायद ये दर्द इतना गहरा नहीं होता। शेंदाई कुछ नहीं बोला। ऑफ कोर्स पेन तो हुआ था ना, लेकिन उस वक्त एनेस्थीसिया तो था। जुमोयू इमोशनल होते हुए बोला, मैं तुम्हें दोबारा हर्ट नहीं करूंगा अदाई, मैं बेस्ट डॉक्टर्स ढूंढूंगा, तुम्हारे साथ रहूंगा। अदाई, मुझे एक और बेबी दे दो। जुमोयू की वॉइस में एक हल्का सा नेजल हैवीनेस था, शायद शराब का इफेक्ट था। पहले के क्लियर कोल्ड सेंटेंसेस अब थोड़े लूज लग रहे थे। शेंदाई का पूरा बॉडी स्टिफ हो गया। उसके बैक पर एक हार्ड प्रेशर फील हुआ और पैनिक अंदर घुस गया। जुमोयू वार्निंग टोन में बोला, डोंट मूव। उसने शेंदाई को कमर से और टाइटली पकड़ लिया। बोला, वो अपने स्वेलिंग पेन को बर्दाश्त कर रहा था और फिर भी थोड़ा सा बम्प मार दिया, जोर से नहीं लेकिन पॉजिटिव तरीके से। जुमोयू थ्रू क्लेंच्ड टीथ बोला, दोबारा अगर हिले ना तो यहीं पे प्रेग्नेंट कर दूंगा तुम्हें। शेंदाई सीधा फ्रीज हो गया। उसके हाथ बेडशीट पर टाइटली ग्रैब कर रहे थे। जुमोयू का ब्रीदिंग और हैवी हो गया था। उसने आंखें बंद की और शेंदाई के एफिफिलियम जैसी स्वीट सेंट को अपनी सांसों में सोक करने लगा। शराब ने उसकी डिजायर को और बूस्ट किया था, लेकिन फिर भी उसने कंट्रोल में रहना चूज किया। जुमोयू लो अनस्टेडी वॉइस में बिल्कुल उसके करीब आकर बोला, आई मीन इट अदाई, क्यों के अलावा मैं और बेबीज चाहता हूँ, एक और ओमेगा, बिल्कुल जैसे तुम।
शेंदाई ने आंखें टाइटली बंद कर दी। क्या ये कंपनसेशन था या सिर्फ एक और इन्वेशन? वो चाहता था काश वो अपने कान भी बंद कर सकता, लेकिन उसके सेंसेस पर जुमोयू के हर लफ्ज, हर सांस, हर टच कब्जा जमा चुका था। जुमोयू सॉफ्ट बट इंटेंस टोन में बोला, हम शादी करेंगे अदाई, फैमिली बनाएंगे और हमारे कई बच्चे होंगे। अदाई, क्या ये सब बुरा है? उसकी आवाज थोड़ी स्लर्ड थी, पर अंदर एक दर्द भी था और शेंदाई के लिए ये सब कुछ और ज्यादा टूटने वाला था। वो आंसू रोक नहीं पा रहा था। एक इनविजिबल हैमर ने उसके दिल पे जोर से मारा। क्यों? जब वो एक इंसान के एक भी बात पर विश्वास नहीं करता, तब भी उसका दिल धड़क जाता है। सीन शिफ्ट होता है अगली सुबह। सुबह उठते ही शेंदाई ने सबसे पहले क्या किया? बिल्कुल सिंपल, अपने छोटे क्यूक्यू को देखने गया। जुमोयू शायद कल रात थोड़ा ज्यादा पी गया था, इसलिए जब शेंदाई बेड से उठा तब भी वो बेचारा अभी भी गहरी नींद में था। शेंदाई ने एक बार पीछे मुड़ के देखा। जुमोयू पूरी क्विल्ट में लिपटा हुआ था और उसके चेहरे पे वो थोड़ा सा यूजुअल सीरियस लुक अभी भी था, लेकिन आज कुछ अलग लग रहा था, जैसे उसका शार्पनेस थोड़ा सा मेल्ट हो गया हो। बस एक पल के लिए ऐसा लगा जैसे दोनों के बीच सब ठीक हो सकता है, पर नहीं, वो बस एक इल्यूजन था। शेंदाई ने एक हल्की सी सांस ली और क्वाइटली कमरे से बाहर निकल गया। बेबी रूम में देखा तो तब तक क्यूक्यू अभी भी सो रहा था और नैनी ने पहले ही दूध गर्म कर लिया था। नैनी स्माइल करते हुए बोली, मिस्टर शेन, आप तो बड़ी जल्दी उठ गए। शेंदाई थोड़ा ऑकवर्ड होते हुए बोला, हाँ, सुबह उठने की आदत है, पहले ऑफिस जाना होता था ना। और ये बोलते हुए उसे खुद ही थोड़ा अजीब लगा। काम पे जाना एक टाइम पे इतना नॉर्मल था और अब लगता है जैसे सालों पहले की बात हो। नैनी ने हैरान होते हुए पूछा, आप काम पर जाते थे मिस्टर शेन? What kind of work did you do? शेंदाई ने थोड़ा शाय स्माइल के साथ जवाब दिया, I studied rare earths। नैनी ने पूछा, रेयर अर्थ्स? ये क्या होता है? शेंदाई ने बताया, बस कुछ मेटल एलिमेंट्स होते हैं, मिनरल से एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं, काफ़ी यूजफुल होते हैं, साइंस, इंडस्ट्री, हर जगह काम आते हैं। नैनी थोड़ा सरप्राइज हो गई, बोली, ओ, मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी मिस्टर शेन कि आप इतना इम्पोर्टेंट काम करते हैं। शेंदाई बस हल्का सा मुस्कुरा दिया। उसे पता था कि नैनी का मतलब बुरा नहीं था, पर वो भी तो जानता था ना, लोग उसे सिर्फ एक ओमेगा के रूप में देखते थे, जो एक अमीर आदमी के बच्चे को जन्म देके जीता था बस। नैनी ने दूध गर्म किया और जैसे ही शेंदाई ने बॉटल लिया, नॉक नॉक, दरवाजा खुला और जुमोयू अंदर आ गया, सिर्फ पजामास पहने हुए, बाल थोड़े से मेसी और चेहरे पे क्लियरली लिखा था, मैं दौड़ के आया हूँ। उसने शेंदाई को देखा और सांस छोड़ते हुए कहा, तुम तो सुबह सुबह ही गायब हो गए थे, तो मैंने सोचा तुम यहीं होंगे। शेंदाई ने कुछ नहीं कहा। वो चुपचाप क्यूक्यू के क्रिब के पास गया, उसके छोटा सा हाथ को देखा और अपनी घड़ी पे टाइम चेक किया। उसके उठने का टाइम हो ही गया था। आज का दिल नंबा होने वाला था, उसके और क्यूक्यू दोनों के लिए, और अंदर से शेंदाई को बिल्कुल मन नहीं था उस मोमेंट को छोड़ने का। जुमोयू आगे बढ़ा और हल्की सी स्माइल के साथ बोला, क्या आज मैं ट्राई करूं? शेंदाई ने उसे रोकने की कोशिश की, पर जुमोयू हर दिन क्यूक्यू के करीब आने के लिए एक नई वजह ढूंढ लेता था। आखिर में उसने बॉटल उसके हाथ में दे दी, बोला, मैं उसे होल्ड करता हूँ, तुम फीड करो। जुमोयू ने हल्का सा मुस्कुराते हुए कहा, आई विल लिसन टू माई वाइफ। ये लाइन सुन के शेंदाई एक सेकंड के लिए जैसे फ्रीज हो गया, फिर बस उसने चुपचाप क्यूक्यू को अपनी बाहों में ले लिया। छोटे क्यूक्यू ने आंखें बंद करते ही हल्की सी आवाज निकाली, थोड़ा सा कंप्लेन करते हुए, जिसे कह रहा हो, अरे मुझे और सोने दो ना। तभी जुमोयू ने पैसिफायर उसके लिप्स के पास रखा। क्यूक्यू ने दूध की खुशबू महसूस की
और तुरंत उसे पकड़कर स्वीटली सक करने लगा। जैसे जैसे वो पी रहा था, उसकी आंखें धीरे धीरे खुल गईं। उसने पहले शेंदाई को देखा, फिर ज़ूमोयू को, और बस ऐसे ही उसके छोटे होठों से थोड़ा सा दूध बाहर आ गया, सलाइवा के साथ मिक्स हो गया। शेंदाई ने तुरंत टॉफल ली और उसका मुंह साफ किया। ज़ूमोयू ने उस मोमेंट पर अपनी सूदिंग फेरामोन रिलीज की और क्यू के सर पर प्यार से हाथ रखा। बोला, क्यू डैडी विल फीड यू, अच्छे से खाओ। क्यू ने ब्लिंक किया और शेंदाई की तरफ देखा, एक ऐसे एक्सप्रेशन के साथ जैसे कह रहा हो, पापा हेल्प। लेकिन जब उसने बॉटल ज़ूमोयू के हाथ में देखी तो एक छोटी सी हेसिटेशन के बाद वो चुपचाप फिर से दूध पीने लगा। रूम में मौजूद तीनों अडल्ट्स एक ही सांस में रिलीफ का डीप ब्रेथ ले गए। आखिर क्यू ने खाना शांति से खा लिया और थोड़ी देर के लिए सब कुछ नॉर्मल सा लगने लगा। ज़ूमोयू खुशी से भर गया। उसने शेंदाई की तरफ देखते हुए बोला, देखा, वो रोया नहीं। जब मैं पास था ना, तब भी वो नहीं रोया। मतलब वो मेरी फेरामोन्स को एक्सेप्ट कर सकता है ना। शेंदाई ने उसे थोड़ा ठंडा सा जवाब दिया। बोला, वो सिर्फ अभी भूखा था बस, अभी उसका ध्यान सिर्फ दूध पे है। ज़ूमोयू हल्का सा मुस्कुरा दिया। बोला, कोई बात नहीं, पहले से तो बेटर हो रहा है ना सब, हर दिन थोड़ा सा बेटर लगता है। शेंदाई ने क्यू की तरफ देखा और उसके चेहरे पर एक सॉफ्ट सी स्माइल थी, लेकिन दिल के अंदर चिंता थी। वो डर रहा था, अगर एक दिन वो चला गया तो क्या क्यू ज़ूमोयू पे ज्यादा डिपेंडेंट हो चुका होगा। क्यू को फीड करने के बाद शेंदाई ने अपने कपड़े बदले, बैकपैक उठाया और ब्रेकफास्ट के लिए नीचे गया। मिरर के सामने रुका, चेहरे पर थोड़ी थकान, आंखों के नीचे हल्का सा हैगर्ड लुक, लेकिन नजर में अब एक मैच्योरिटी थी। उसने खुद से सोचा, कैसे दिख रहा हूँ, इससे क्या फर्क पड़ता है, बस इतना हो कि अपना नाम के लायक बन पाऊं। और फिर उसे टीचर के वर्ड्स याद आए, अगर आगे का रास्ता क्लियरली नहीं दिख रहा हो तो पहले ये रास्ता अच्छे से चलो। नीचे डाइनिंग रूम में ज़ूमोयू पहले से ही मौजूद था, एक नए न्यूट्रिशन एक्सपर्ट के साथ बात कर रहा था। जैसे ही शेंदाई आया, पूरे रूम की नजर उस पर गई। शेंदाई कामली वॉक करके टेबल के पास गया और टेबल पर रखा नाश्ता देखा। फिश मॉ पॉरेज, क्लियरली उसके लिए स्पेशली बनाया गया था। उसके मन में एक मिक्स्ड फीलिंग आई, एक तरफ केयर थी, दूसरी तरफ डिस्टेंस, क्योंकि जब से वो वापस जू के घर आया था, हर मील अलग ही होता था। ज़ूमोयू ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा, अदाई, कम ईट ना, अगर तुम्हें कुछ और चाहिए या ये टेस्ट पसंद नहीं है तो बस बता देना, मैं तुरंत चेंज करवा दूंगा। शेंदाई ने थोड़ा ऑकवर्ड फील किया, हल्का सा सर हिलाकर बोला, इट्स फाइन, ये सब ऑलरेडी काफी अच्छा है, इतना कुछ अलग से बनाने की जरूरत नहीं। न्यूट्रिशन एक्सपर्ट ने पोलाइट टोन में कहा, मिस्टर शेन, आपको थोड़ा नरिश करना जरूरी है, वेट थोड़ा बढ़ाइए, मिस्टर जू ने स्पेशली बोला है। फिर वो अपना क्लिपबोर्ड खोलकर बोली, मैंने एक 21 दिन का डाइट प्लान बनाया है, आपकी बॉडी और मिस्टर जू के सजेशंस के अकॉर्डिंग। हर दिन आपके फीडबैक के हिसाब से एडजस्ट होता जाएगा। क्या आप एक बार देखना चाहेंगे? शेंदाई ने नजर थोड़ी सी नीचे करते हुए कहा, नो नीड, इट्स फाइन। उसने सामने रखे रिच ब्रेकफास्ट को देखा, बट सडनली उसकी एपेटाइट ही गायब हो गई। एक्सपर्ट बोली, ओके देन, आई विल कंटिन्यू विद दिस प्लान। आप कभी भी चेंज करवा सकते हैं, हेल्थ और टेस्ट दोनों इंपॉर्टेंट है मिस्टर शेन। शेंदाई को अजीब सा लगा, सब लोग उसे इस तरह देख रहे थे जैसे वो कोई पेशेंट हो, जैसे उसे स्पेशल केयर चाहिए हो। उसके लिए ये सबका अटेंशन थोड़ा अनकंफर्टेबल था। ब्रेकफास्ट के बाद ज़ूमोयू ने इंसिस्ट किया कि शेंदाई अपनी कार से ऑफिस जाए, सेफ और कंफर्टेबल, पर शेंदाई ने तुरंत मना कर दिया। उसने पूछा, क्या मेरी बाइसिकल अब भी है? जब शेंदाई वापस आया तो उसने देखा उसके सारे कपड़े और डेली चीजें वही थी। रूम बिल्कुल वैसा ही था जैसे वो छोड़ के गया था।
इवन उसकी बाइसिकल भी उसी जगह पर रखी हुई थी। उसने थोड़ा सा मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा तो मेरी साइकिल अब भी है? जू मोयू ने पर सीधा जवाब दिया, हाँ लेकिन अब तुम्हें उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। शेंदाई ने आंख उठाई और पूछा, क्यों? जू मोयू ने डोर देखा और एक सॉफ्ट बट फर्म टोन में बोला, मेरा ओमेगा साइकिल या सबवे में काम पे नहीं जाएगा। गेट इन द कार। शेंदाई ने अपनी वॉच देखी, लेट होने वाला था और उसका पहला दिन भी था काम पे वापस आने का। थोड़ा हेसिटेंट हुआ पर फिर चुपचाप कार में बैठ गया। जुमोयू ने कार उसके लिए क्लोज किया और खुद भी अंदर गया। सीट एडजस्ट करते हुए उसने एक बार शेंदाई की तरफ देखा और एक हल्की सी स्माइल देते हुए बोला, हम पहले भी ऐसे ही जाते थे काम पर, याद है? उसके अंदर एक पुरानी सी सुकून भरी फीलिंग वापस आ गई। शेंदाई ने थोड़ा डिस्टेंस बनाते हुए कहा, मैं हर दिन यूं तुम्हारी कार में नहीं जा सकता, लोग देख लेंगे। जुमोयू ने बिल्कुल कैजुअल टोन में कहा, तो देखने दो। शेंदाई एक पल के लिए स्टन रह गया। उसके पास कोई जवाब नहीं था और कार के अंदर एक अनस्पोकन साइलेंस छा गया। शेंदाई बोला, बट तुम्हारी कार में हर दिन नहीं ले सकता, तुम्हारा शेड्यूल फिक्स नहीं होता, कभी क्लाइंट से मिलना होता है, कभी लेट आना पड़ता है, मुझे अपना तरीका ज्यादा कंफर्टेबल लगता है। जुमोयू ने कामली कहा, मैं समझता हूँ अदाई, पर जब मैं लेट आऊंगा ना, मैं तुम्हारे लिए एक स्पेशल कार और ड्राइवर अरेंज करवा दूंगा। शेंदाई ने हल्का सा सर हिलाकर ऑलमोस्ट फंसे हुए टोन में बोला, नहीं प्लीज, मुझे ये सब चाहिए ही नहीं, ऐसे ट्रीटमेंट से मुझे अनकंफर्टेबल फील होता है। जू मोयू ने उसकी तरफ देखा और बिना कुछ सोच के उसके चेहरे के पास हाथ बढ़ाया, उसके लंबे से बैंग्स को धीरे से उसके कान के पीछे कर दिया और क्वाइटली बोला, तुम्हें इस सब की आदत डालनी ही पड़ेगी ना, सूनर और लेटर। शेंदाई ने कुछ नहीं कहा, बस अंदर ही अंदर एक साय ली। वो जानता था जुमोयू के वर्ड्स कभी बस वर्ड्स नहीं होते। कंपनी की पार्किंग लॉट पहुंचते ही शेंदाई ने देखा कार्स का लंबा जैम और लोगों की भीड़। इवन सीईओ की रिजर्व पार्किंग तक भी एक्टिविटी भरी हुई थी। ड्राइवर वू ने पहले उतरकर उसके लिए डोर खोला। शेंदाई ने अंदर ही अंदर थोड़ा सा नर्वस गल्प लिया और बाइट द बुलेट स्टाइल में कार से बाहर निकल गया। तभी जू मोयू ने कामली कहा, लंच टाइम पे घर से तुम्हारे लिए एक स्पेशल न्यूट्रिशियस मील भेजा जाएगा, कैफेटेरिया में मत खाना और फास्ट फूड भी मत खाना। शेंदाई ने कोई जवाब नहीं दिया, बस तेज कदम के साथ चला गया बिना पीछे मुड़ के देखे।